अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नावल लवर। आज जो न्यू नावल हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ये है तू ही मेरी मंजिल। नावल स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तभी मैं डेली वीडियो जो है वो लाऊँगी, क्योंकि मेरा जो वॉच टाइम है वो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा हो गया, लेकिन मेरे सब्सक्राइबर कंप्लीट नहीं हो रहे क्योंकि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे। तो मैं डेली वीडियो इतनी मेहनत करके डेली वीडियो बनाती थी, आप लोग सब्सक्राइब नहीं थे करते, तो इसलिए अब जो है वो मैं 2 दिन बाद या 3 दिन बाद वीडियो डालती हूँ। अगर आप चाहते हैं कि मैं डेली वीडियो डालूँ तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। चलिए भी अब नावल की तरफ आते हैं। है तू ही मेरी मंजिल। लव इज़ वेस्ट ऑफ टाइम। मुँह को टेढ़ा करके इसने इन दोनों के हस्बे तवाक़िया जवाब दिया। रना ने इसके जवाब में इसी अंदाज में गर्दन हिलाई थी जैसे कहना चाह रही हो इसका कुछ नहीं हो सकता। जबकि व्हाट इज़ लव पूछने वाली मरियम ने लारूश न्याजी को खा जाने वाली नज़रों से देखा, जो अब बेनियाजी से अपने सामने रखी चिप्स की प्लेट में से चिप्स उठा उठा कर दांतों से कुतर रही थी। भूखी नदीदी मेहमान मैं हूँ और चिप्स से तुम इंसाफ कर रही हो। अगर इन बड़े बड़े दीदों में कुछ शर्म बाकी है तो लाओ, अब मुझे भी मौका दे दो। इसके सामने से प्लेट झपटते हुए मरियम ने इसे शर्म दिलाने की कोशिश की। रना ने इसके हक में ज़ोर शोर से गर्दन हिलाई थी। इन दोनों के यूं यकजां दो कल्ब हो जाने पर लारूश ने अपनी सरमाई आंखें तकरीबन फाड़ते हुए इन दोनों पर बोलते हुए कहा, ओ हेलो मैडम, रोज़ रोज़ आने वालों को मेहमान नहीं कहते और हर दूसरे दिन बाद तो तुम हमारे घर आ जाती हो। अब क्या रोज़ रोज़ तुम्हारे सामने लवामज़ात पेश करूं? और बेशर्मी की भी खूब कही। और मैं बेशर्म और तुम दोनों हर वक्त इश्क मोहब्बत की बातें कर कर के मेरा दिमाग खाली करती रहती हूँ। बेहतर है कि मेरा दिमाग चाटने की बजाय घर जाकर थोड़ा शहद चाट लो। बाकी तुम्हारे ये बाजे की तरह फटा स्पीकर कुछ बेहतर हो। सर्दी के बायस मरियम की बारी हुई थी आवाज़ पर चोट करते हुए आखिर में वो मुस्कुराते हुए बोली। रना ने हैरत से इसकी चलती ज़ुबान को देखा, जबकि मरियम ने नाक पर से मक्खी उड़ाने वाले अंदाज में सर झटका था। जिसका दिमाग ऑलरेडी खाली हो इसके लिए हम सिर्फ हिदायत की दुआ कर सकते हैं। बाकी अभी हमारा टेस्ट इतना भी ख़राब नहीं हुआ कि तुम्हारे फफूंदा लगा दिमाग चाटे। एक के बाद एक चीज़ मुंह में रखते हुए इसने लारूश न्याजी को चढ़ाया था। मरियम के चटपट जवाब पर लारूश का खुलता मुंह देख रना ने बेसाख्ता कहका लगाया, अब तुम मुझ पर हंस लो। अरे मैं पूछती हूँ कैसी कज़न हो तुम जो मेरी इज़्ज़त अफजाई पर अपने इन पियानो बजाते दांतों की यूँ खुले आम नुमाइश कर रही हो। इसने रना के ऊपर नीचे टेढ़े मेढ़े दांतों पर चोट की, जबकि रना ने इसकी दहाई पर अपने होठों पर यूँ हाथ रख लिए जैसे अपने दांतों को छुपाने की कोशिश कर रही हो। अब हंसने की बारी मरियम और लारूश की थी। दोनों खिलखिला के हंसी थी। आखिर में रना की हंसी भी इनमें शामिल हो गई। रना न्याजी और लारूश न्याजी दोनों आपस में कज़न्स थी और बचपन से ही इनकी गहरी दोस्ती थी। जबकि मरियम खान से इनकी दोस्ती कुछ ज़्यादा पुरानी नहीं, मगर इसके बावजूद इन तीनों की आपस में खूब गड़ी जमती थी। अब भी वो तीनों इकट्ठी मिल बैठी तो मरियम ने हमेशा की तरह अपना पसंदीदा टॉपिक मोहब्बत छेड़ दिया, जिस पर लारूश न्याजी हमेशा की तरह चिढ़ गई। सोफे पर धंस कर बैठी वो हाथ में पकड़े पेन कवर रजिस्टर पर चलाने की बजाय अपनी मोमी उंगलियों में चला रही थी। इसे बार बार मरियम और रना पर गुस्सा आ रहा था, जो इसे यहाँ फंसाकर खुद जाने कहाँ चलेगी। तभी इसकी नज़र करीब आते जैन न्याजी पर पड़ी। लारूश ने फ़ौरन से पहले अपनी नज़रें रजिस्टर पर जमाई और हाथ में पकड़े पेन को जल्दी जल्दी रजिस्टर पर घसीटती हुई खुद को पड़ाकू साबित करने की नाकाम कोशिश की। यकीनन अपने सर पर खड़े जैन न्याजी को चकमा देने की चक्रों में थी, मगर इसे बेवकूफ़ बनाना इतना आसान ना था, क्योंकि वो इसकी मैथ्स में कमज़ोरी से बखूबी वाकिफ़ था। सो हाथ में पकड़ा चाय का कप टेबल पर रखते हुए झुका था और इसके हाथ से रजिस्टर लेते हुए सफ़े पर हल हुए सवालात को देखने लगा। लारूश ने अपनी बाकायदा कपकपाती उंगलियों को भींचकर इनकी लर्जिश पर काबू पाने की कोशिश की। जो इसकी नज़रें सफ़े पर फिसल रही थी, इसकी कुशादा पेशानी की सिलवटों में इजाफा हो रहा था।
इसने लारूश को सख्त चितों से घूरा। इसके तासरात का जायज़ा लेती लारूश ने सिपट कर नज़रों से देखा। घंटा हो चुका है और तुमने अभी तक एक सवाल भी हल नहीं किया। चबा चबा कर बोलता वो इसे हलकान पकड़ने पर मजबूर हो गया। अभी 10 मिनट पहले ही तो इसे ये सवाल हल करने का कहकर वो किचन में चाय पीने गया। अब वो इसके सर पर खड़ा घंटे का मशवरा साबित कर रहा था। मगर जैन भाई अभी तो आप गए हैं। 5 मिनट में सवाल थोड़ी ना होता है, वो मनमनाई। जिन्होंने करना होता है ना मोहतरमा, वो 2 मिनट में भी हल कर लेती हैं। आप ज़रा दिमाग पर जोर डालो और जो मैं समझा रहा हूँ इस पर ठीक से तवज्जो दो। इसके पहलू में बैठते हुए वो संजीदगी से बोला। डार्क नाइट की खुशबू ने लारूश न्याजी को बेचैन किया। वो खिसक कर ज़रा दूर हुई। पूरी दिल जमाई से रजिस्टर पर नज़रें जमाई थी। ज़ैन अहमद न्याजी का सफ़ेद सुर्खी माइल हाथ बड़ी तेज़ी से रजिस्टर पर मोती बिखेर रहा था। ग्रे शर्ट के बाजू कोहनियों तक फोल्ड किए वो मुकम्मल तौर पर मसलसल फिसाक गोश्त इसे समझाने की सही कर रहा था। कलाई पर चमकते स्याह बाल इसकी वजाहत में इजाफा कर रहे थे, मगर इसकी डैशिंग पर्सनैलिटी से बेपरवाह लहरूश शेरोज़ न्याजी गायब दिमागी से हूँ हाँ कर रही थी। ज़ैन अहमद के डर की बदौलत सब कुछ इसके सर से गुजर जाता। तकरीबन 2 घंटे बाद इसे इस जहानत भरी कैद से आज़ाद करके वो वापस ऑफिस चला गया था, जबकि अपने दुखते सर को मसलते हुए लारूश शहरोज़ ने मरियम और रना की हालत ख़राब करने का सोचा। ओके नाउ बेबी सीरियस। लारूश की तरफ मुतवज्जा होते ही मरियम ने संजीदगी से कहा। दोनों इस तरह की हमतन गोश हुईं। तुम्हें मोहब्बत से क्या मसला है? मुझे हर फजूल काम से मसला है और मोहब्बत से बढ़कर कोई और फजूल काम हो ही नहीं सकता। सो बस 1 मिनट। मोहब्बत कोई काम नहीं, मोहब्बत तो एक एहसास है जो दिल में उतरता है तो इंसान को कुछ खबर नहीं रहती। समझी मिस बोंगी। बोलती हुई वो लारूश न्याजी को तपा गई। इसलिए मैं तुमसे इस टॉपिक पर बात नहीं करती। तुम बड़ी अम्मों की तरह मुझे दलील देने बैठ जाती हो। बस मैं कह रही हूँ मोहब्बत फजूल है तो फजूल। खामोश तमाशाई का किरदार अदा करती रना ने अपनी थोड़ी पर हाथ जमाकर एक अच्छा सा मुआयना बनने की कोशिश की। लो देखो भला रना, अब इसके पास कोई जवाब नहीं तो ये चढ़ना शुरू हो गई। लारूश की जिद से जिद होते हुए इसने रना को बीच में घसीटा। यार इसे छोड़ो मरियम, इसका दिमाग उल्ट है और बकौल तुम्हारे खाली भी। जब इसको होगी तब पता चलेगा कि इसे मोहब्बत नाम किस चीज़ का है। इसके जवाब के मुंतज़िर लारूश को देखते हुए इसने मरियम को समझाया, जबकि हस्बे तवाक़े अपने से मुखालिफ जवाब पाकर लारूश ने हम दोनों को घूरा। यार रूशी, हमें ऐसे देखने की बजाय तुम किसी हैंडसम को इन कातलाना नज़रों से देख लो तो वह पक्का तुम्हारा आशिक हो जाए। रना को आंख मारते हुए मरियम ने इसे छेड़ा। लारूश ने तपते हुए पास पड़े कुशन्स इन दोनों को मारने के लिए फिरती से उठाए, मगर वो दोनों इससे भी ज़्यादा फुर्ती से उठी थी और वो बेड से क्लीन पर छलांग लगाते हुए कमरे के बंद दरवाजे की तरफ दौड़ी। वो जानती थी इन दोनों की खैर नहीं। लारूश ने ताक कर निशाना लगाया, मगर वाह अफसोस, कुशन रना को लगने की बजाय दरवाज़ा खुलकर अंदर आती नफीसा न्याजी के आइन सर पर जाकर लगा। अम्मी, लारूश के मुंह से गटी गटी सी चीख निकली, जबकि नफीसा बेगम को कुशन लगता देख लारूश के बनने वाली दरगत का सोचकर उन दोनों ने अपनी हंसी दबाई। क्या हो रहा है यहाँ? और तुम्हारा बचपना कब ख़त्म होगा लारूश? कमरे की अबतर हालत देख वो अपने मिजाज के ख़िलाफ़ कदरे सख्त की लहजे में बोली। सॉरी अम्मी, ये मैंने अकेले नहीं किया, ये दोनों की बराबर हिस्सेदार है। अपनी सफाई देते हुए इसने दांत को चलाते हुए इन दोनों को भी इल्ज़ाम का ठहरा बनाया, जो नज़र झुकाए हाथ लटकाकर खड़ी शराफत की अमली तस्वीरें लग रही थी। नफीसा बेगम ने इन्हें सर्जश करती नज़रों से देखा। चच्ची जान, मैंने तो सच्ची से कुछ भी नहीं कहा। रना ने अपनी सफाई देते हुए लारूश को मज़ीद चढ़ाया। जानती थी वो नफीसा बेगम के सामने कुछ नहीं बोलेगी। इस बात का फ़ायदा उठाते हुए मरियम ने भी पूरा हिस्सा लिया। रना बिल्कुल ठीक कह रही है आंटी, हम दोनों तो बस इसको ये कह रही थी कि ज़ैन भाई से मैथ के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन समझ ले, कल इसका मैथ का टेस्ट है। मगर बस ज़ैन भाई के नाम पर ये चिढ़ गई और मना कर रही थी, इनसे बिल्कुल नहीं पड़ेगी। हम तो आपके पास ही आ रहे थे, इसने पीछे से हम पर कुशन की बरसात की।
अपनी आंखों को मासूमियत से नपटाते हुए मरियम ने सही मायनों में लरूश की जान अजाब में डाली। जबकि इसके इस जवाब हाजिर पर रना ने आंखें ही आंखें में इसे दाद दी, जबकि इन दोनों की गर्दारी पर हक्का बक्का खड़ी लरूश सर को नपती में हिलाने के काबिल ही ना रही। जैन न्याजी की मौजूदगी से वैसे भी इसकी जान जाती थी। लरूश, अभी अपनी बुक लो और जैन के पास जाकर टेस्ट की तैयारी करो। चलो शाबाश, नफीसा बेगम ने इसे हस्बे तवाक़ा ऑर्डर दिया। मगर अम्मी, मुझे जैन भाई से नहीं पढ़ना। कोई अगर मगर नहीं, जल्दी करो वरना इसे यहीं बेच दूंगी। नफीसा बेगम ने इसे तनबिया की और मुंह बसोड़ते हुए इसने अपना कॉलेज बैग उठाते हुए लाउंज की तरफ कदम बढ़ाए, जहां जैन न्याजी बकूल इसके मिस्टजरात पहले से ही बुरजमान था, जबकि इसको फंसा कर रना और मरियम दोनों यारा हो चुकी थी। तुम्हारा एहसान फरमोशी पर मेरे सदके वारी जाने को दिल कह रहा है। एक तो हमने तुम्हारा भला किया और बजाय शुक्र अदा करने के तुम हम पर गुस्सा हो रही हो। अगले दिन कॉलेज में फ्री पीरियड मिलते ही वो इन दोनों के सर पर जा खड़ी हुई, जो बड़े मज़े से कैंटीन में बैठी मुंह चला रही थी। रना ने तो खैर वो ताई की पोर्शन में जाकर वहीं दो हाथ कर चुकी थी, मगर यहाँ मुकाबला मरियम थी, जो सामने वाले को तपाने में अपना सानी न रखती थी। अब भी लरूश के दावले बोलने पर आखिर में जिद हुई। इसने ही इसे किरदार सा जवाब दिया और इसके लफ्ज़ एहसान फरमोशी पर लरूश शहरो न्याजी ने अपनी सरमाई आंखें ख़तरनाक हद तक खोली थी। कौन सा एहसान अजीम किया तुमने मुझ पर, बताओ ज़रा। तीसरी चेयर पर बैठते हुए वो भी मैदान में उतरी। 5 घंटे तक वो हलाको खान मेरे दिमाग का कौरमा बनाते हुए रहे और तुम बात कर रही हो एहसान की। और मोहतरमा, अगर बुलाई का इतना ही शौक़ है ना तो खुद पढ़ लो, इनसे मुझे फंसाने की ज़रूरत नहीं। तीखे लहजे में बोलती वो इस हद तक तीखे लहजे में बोलती, अपनी नज़रों को गुस्से में करती। 2 घंटे को 5 घंटे का नाम देते इसने बिल्कुल लापरवाही से कहा। जहाँ वो मरियम को जैन अहमद से पढ़ने के मशवरे से नवाज रही थी, वहीं इसको जैन अहमद को हलाको खान कहने पर रना ने इसे घूरा, जबकि रना के घूरने पर वो सटियाई। ऐसे घूरो मत, तुम्हें भी पता है वो कितने जलाद है। इसने अपनी सफाई दी। हाँ तो इसका क्या मतलब है? तुम मेरे सामने मेरे भाई की तारीफ़ में ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करो। इसने मस्तूई खुफ्तगी दिखाते हुए रना बोली थी, जिस पर लरूश ने सिर्फ झर झटने पर उकताहा था। अच्छा यह छोड़ो सब कुछ, वो देखो वहाँ 4th टेबल पर। मरियम ने इन दोनों को ज़रा फासले पर बैठे 2 लड़कों की तरफ मतवज्जा किया, जिनमें से एक लड़का दिलो जान से इसकी तरफ मतवज्जा था। हाँ तो क्या है? लरूश ने इस जानिब देखने के बाद बेराजी से कहा। तो क्या तुम्हारा आशिक है ये, और तुम ऐसे जान पा रही हो जैसे तुम्हें खबर ही ना हो। मरियम ने अपनी छोटी छोटी आंखें खैर मैनी से घुमाई। वो पूरी की पूरी उछल पड़ी। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, पता नहीं किस लफंगे को मेरा आशिक बनाया। मैंने तो आज से पहले इसे कभी नहीं देखा। लरूश ने एक बार फिर से इस लड़के को देखा और गौर से देखने के बाद मरियम को जवाब दिया, मैडम वो 2 माह हो चुके हैं तुम्हारे कॉलेज ज्वाइन किया और यह लड़का पहले दिन से तुम्हें फॉलो कर रहा है। इसका क्या मतलब? मेरा ख्याल है मुझे अकेली ने ये कॉलेज ज्वाइन नहीं किया, तुम दोनों ने भी मेरे साथ किया है। मैं भी तुम्हारी इन चुंदी चुंदी आंखों में डूब गया हो वो ब्लैकमैन। इस लड़के की सांवली रंगत पर चोट करते हुए इसने मरियम को बीच में घसीटा और रना ने ज़ोरों शोर से गर्दन हिलाई। हाय हमारी किस्मत कहाँ, तुम्हारे इन बड़े बड़े दिलकशीन डीलों को देखने के बाद मुझ बेचारी को कोई देख ले। मरियम ने आ भरी थी, जबकि इसके इस मुसलमाना अंदाज पर इन दोनों ने अपनी मुस्कुराहट दबाई। वशी, मुझे लग रहा है मरियम ठीक कह रही है, वो देखो अभी भी तुम्हें ही देख रहा है। रना ने भी अपना फ़र्ज़ अदा किया। लरूश ने चिढ़कर तीसरी बार लड़के को देखा, जो 2 माह बाद लरूश को अपनी जानिब तीसरी मरतबा मतवज्जा होने पर मुस्कुराया था और सर तर पैर सुलग गई थी। खबीस लोफर इंसान कैसे घूर कर देख रहा है, चबा चबा कर बोलती वो इन दोनों को हंसने पर मजबूर कर गई। वो दोनों इसकी हालत से खूब लुत्फ़अंदोज़ हुई, जो गुस्से से लाल पीली हो रही थी। तुम दोनों अपने दांतों की नुमाइश बंद करो, तब कर इसने खी खी करते और रना को घूरते हुए कहा। यार वैसे लड़का बुरा नहीं है, डैशिंग लग रहा है। हेयर कट इसका ज़रा देखो, कितना इसको सूट कर रहा है। उफ़, इस पर अल्लाह जी क्या लग रहा है। कसम से अगर ये मुझे ऑफ़र करे ना
तो मैं तो सोचने का वक्त भी ना लूँ। मरियम की ज़ुबान किसी सूरत रुकने को तैयार नहीं थी। वो फुल मोड में थी, मगर मुकाबले में रना और लारूश थी जो इसको ड्रामेबाजी से ज़रा मुतासिर ना हुई। अगर अब तुमने अपनी बकवास बात ना की तो ना आज घर जाते ही जैन भाई को बताऊंगी, लारूश ने इसे धमकी दी। मुझे नहीं लगता कि जैन भाई के समझाने से ये लड़का पीछे हटेगा। सिंसियर लग रहा है, रना ने संजीदगी से कहा। हाँ तो और क्या, पक्का आशिक लग रहा है लारूश। अब तो तुम्हें मोहब्बत होकर रहेगी बेटा। मरियम भी कहाँ रुकने वाली थी। मैं जैन भाई को इस लफंगे के बारे में नहीं, तुम दोनों के बारे में बताऊंगी कि तुम दोनों मुझे इसकी तरफ राबिक करने की कोशिश कर रही हो। लारूश ने आंखों से इस ब्लैक मैन की तरफ इशारा करते हुए इन दोनों को वार्निंग दी। अब घबराने की बारी इन दोनों की थी। फिर कुछ याद आने पर मरियम ने हंसते हुए सर झटकाया। जैन भाई के सामने तुमसे जैन भाई तो ठीक से बोला नहीं जाता और बात कर रही हो हमारी शिकायत लगाने की। मरियम ने इसे चढ़ाते हुए, जिसकी हमायत में रना ने हमेशा की तरह ज़ोरों शोर से गर्दन हिलाई। रना तो बस यूं ही रट्टू तोते की तरह बस हर दम सर हिलाती रहती। मरो तुम दोनों यहीं, मैं तो जा रही हूँ। अगर यहाँ बैठी रही तो वो नमूना आज मुझे नज़रों ही नज़रों में हजम कर जाएगा। लाउंज में पड़े सोफ़ों में से एक पर पाँव पसार कर बैठी वो इंग्लिश की बुक हाथ में थामे आंसर क्वेश्चन याद कर रही थी जब वो शर्ट के बाजू फोल्ड करता इसके सामने पड़े सोफे पर आ बैठा। वो फ़ौरन से पहले सीधी होकर बैठी। कैसा हुआ टेस्ट? इसके चेहरे पर नज़र जमाकर ज़रा संजीदगी से बोला। कौन सा टेस्ट? इसने अनजान बनने की नाकाम कोशिश की। इसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ी हुई थी। इसके अनजान बनने का वाज़ेह सबूत दे रही थी। नैत के टेस्ट की बात कर रहा हूँ, आज ही था ना? इसके चेहरे पर कुछ खोजते हुए वो एक एक लफ्ज़ चबा कर बोला। इसे परेशान कर गया। अपने हाथ की लर्जिश पर काबू पाते हुए लारूश ने लहजे को मजबूत बनाने की कोशिश की। वो आज मैथ वाले सब छुट्टी पर थे, कल होगा टेस्ट। खुद पर जमी जैन न्याजी की पोस्ट मार्टम करती नज़रें इसका दिल दहला गई। आज यकीनी तौर पर इसकी शामत आने वाली थी। ठीक है, रना को बुलाओ। इसे खोजती निगाहों से देखते हुए जैन न्याजी ने हुक्म जारी किया। लेकिन जैन भाई, इसके और मेरे सब्जेक्ट्स तो चेंज हैं। इसको मेरे मैथ की टीचर्स की गैर हाजिरी का बिल्कुल नहीं पता। मैं सच कह रही हूँ, मैथ वाले सर आज एब्सेंट थे। अपनी मोमी उंगलियां चटकाती हुए इसे यकीन दिलाने लगी। मैंने कब कहा मैं रना से तुम्हारे टीचर्स की गैर हाजिरी के बारे में पूछूंगा। जैन अहमद नियाजी की कुशादा पेशानी पर लात शिकनों का जाल बन गया। इसकी तासरात देखते हुए लारूश को शिद्दत से एहसास हुआ कि वो कुछ गलत बोल गई। टेस्ट दिखाओ, कहाँ हैं, कितने मार्क्स आए, दिखाओ मुझे। इसने सख्त लहजे में लारूश शहरोज़ न्याजी को हुक्म दिया और वो बाकायदा काम की। मैं कह रहा हूँ टेस्ट दिखाओ। वो इसके सर पर आ खड़ा हुआ। वो तो मैंने फाड़ दिया, फेंक दिया। जैन भाई, मार्क्स बहुत गंदे थे। वो अब रो देने को थी। जैन अहमद ने गुस्से से घूरा। इंतहाई बेवकूफ़ लड़की हो तो अगर ठीक नहीं हुआ तो कम से कम मुझे तो दिखा देती। मैं मिस्टेक ही क्लियर करवा देता तुम्हें। इसकी कम अक्ली पर अफसोस हुआ। सॉरी जैन भाई, वो अपने दांतों से कुचलते हुए अपनी लबों को डरते डरते बोली। कभी जैन अहमद की नज़रें इसके बलाई लब के कटावजार और चमकते हुए स्याह तिल पर पड़ती। शिंगिरफी लबों से ऊपर वो चमकता तिल बेहद बुरा लग रहा था। एक पल को इसकी नज़र साकत हुई, फिर दोनों ही पल वो नज़रें फेर गया। इसे मैथ की बुक्स लाने का कहकर वो खुद सोफे पर ढेर सा हो गया। थकन से चूर बजूद को सुकून देने के लिए इसने आंखें मूंदी। वो खमशुदी लबों का जोड़ा, इससे ऊपर चमकते तिल, इसकी आंखों के पर्दे पर वाज़ेह लहराया। जैन अहमद ने बेचैन होकर आंखें खोली, फिर सर झुटका कर सीधा होकर बैठा। कॉलेज बैग कंधे पर लटकाए वो इसके मुकाबिल आकर बैठ गई। जैन अहमद ने रजिस्टर पकड़कर अपनी खूबसूरत हैंड राइटिंग को सफ़े पर बखेरते हुए इसे सवाल समझाने की शुरू किया। ना चाहते हुए भी आज बार बार इसकी निगाह लारूश न्याजी के इस दिल पर अटक रही जो बड़ी शान से इसकी शहाबी रंगत पर दमक रहा था। ठीक है, रना को बुलाओ। इसे खोजती निगाहों से देखते हुए जैन न्याजी ने हुक्म जारी किया। लेकिन जैन भाई, इसके और मेरे सब्जेक्ट्स तो ये वाला पेज आई थिंक सो इन्होंने रिपीट कर दिया। पुश्त पर बिखरे स्याह बालों को समेटते हुए इसने गर्म कंबल खुद पर से हटाया था और चलती हुई आईने के सामने आ खड़ी हुई।
अपना जायज़ा लेने के बाद वो फ्रेश होने के लिए वॉशरूम में घुस गई। दिसंबर के ठंडे महीने में आज की सुबह कदर चमकीली थी। इतवार का दिन वो सोकर गुजारती थी, मगर खिलाफे बमूल आज इसकी आँख ज़रा जल्दी खुल गई। तकरीबन 11 बजे के करीब वो फ्रेश होकर बाहर लाउंज में आई तो नफीसा बेगम को गैर मौजूदा पाकर किचन में चली गई। अम्मी कहाँ हैं आप? नफीसा बेगम को ढूंढती हुई वो किचन में गई, जहाँ वो ताज़ा बनाया गया शीर कौरमा डोंगे में निकाल कर फ्रिज में रख रही थी। हाँ, शीर कौरमा मैं तो मज़े लेकर खाऊंगी, बच्चों की तरह खुश होते हुए ताली बजाकर बोली। नफीसा बेगम के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। पहले नाश्ता तो कर लो, फिर खा लेना शीर कौरमा भी, और अपनी बी जान को भी होश ले आओ। कितनी बार मुझसे तुम्हारा पूछ चुकी हैं। ओ नफीसा बेगम की सर नजिश करने पर इसे अफसोस हुआ। वाकई वो काफ़ी दिन से बी जान से नहीं मिली थी। ठीक है, मैं पहले इनसे मिल आती हूँ, फिर नाश्ता करूँगी। इनका गाल छूते ही वो ताई जान के पोषण में जाने के लिए मुड़ी, क्योंकि बी जान यानी इसकी दादी ताई के पोषण में रहती थी। अरे रुको, इनके लिए भी ये शीर कौरमा लेती जाओ, तुम्हें पता है वो गरम गरम खाती हैं। ठंडा लेकर जाओगी तो दोबारा गरम करवाएंगी। शीर कौरमे का एक डोंगा इसे पकड़ाते हुए वो मुस्कुराते हुए बोली। लारूश ने इस बात में सर हिलाते हुए डोंगा इनसे लिया, फिर छोटे छोटे कदम उठाती लाउंज के आखिर में ऊपर की तरफ जाती सीढ़ियाँ चढ़कर वो ताई के पोषण में गई। लाउंज वीरान पड़ा था। वो सीधा किचन में गई, जहाँ ताई अम्मा यकीनन दोपहर के खाने की तैयारियों में मसरूफ़ थी। रना मैडम हस्बे महमूद सोने का शुगल फरमा रही थी। अस्सलाम वालेकुम ताई अम्मा। डूंगे को शेल्फ पर रखते ही इसने फरीहा बेगम को सलाम किया और इसे वहाँ देख वो शफ़क़त से मुस्कुराई। वालेकुम सलाम। ये चाँद भरे दिन में कैसे निकल आया? इसके गुलाब चेहरे को प्यार से देखते हुए इन्होंने मुस्कुराते लहजे में कहा। अरे नहीं ताई अम्मा, अभी पीछे इतवार ही तो आई थी। लारूश शहरोज़ न्योज़ी ने इनका शिकवा दूर करना चाहा। अतवार से लेकर तो अतवार तक 8 दिन हुए बेटा जी। फरहाना बेगम ने इसे लाजवाब किया। वो हंस पड़ी। अच्छा मेरी प्यारी ताई अम्मा, मुझसे गलती हो गई, नेक्स्ट टाइम के लिए मेरी तौबा। कानों को हाथ लगाते हुए वो लाड से बोली। इन्होंने आगे बढ़कर इसे गले लगाया और वो बेसाख्ता खिलखिलाई। ओके ताई अम्मा, अब मैं बी जान के पास चलती हूँ, अभी तो इनसे भी मेरी क्लास लगनी है। ज़ुबान निकालते हुए वो शरारतन बोली और फरीहा बेगम बेसाख्ता हंस दी। किचन से निकलकर वो सीधा बी जान के रूम में आई। अस्सलाम वालेकुम बी जान। अपनी तरंग में इन्हें सलाम करती वो कमरे में मौजूद ज़ैन अहमद न्याजी को नहीं देख पाई। इस पर नज़र पड़ते ही लारूश का रंग मुतगैर हुआ। इसने फ़ौरन से बाजू से झूलता दुपट्टा कंधे पर लटकाया। वो अक्सर इसको लापरवाह हुलिये पर चोट किया करता था। वालेकुम सलाम। आ गई मेरी बेटी रानी को मेरी याद? इनके लहजे में वाजिया शिकवा था। वो पल में बेचैन हुई ज़ैन की मौजूदगी में, और वो बेजान सी लाड जताने हिचकिचा रही थी। बीजन टेस्ट हो रहे थे, बस इसलिए मसरूफ़ थी। लारूश ने इसको नरमी से जवाब दिया, अलबत्ता हाथ की उंगलियां आपस में मरोड़ते हुए कुछ बेचैन लग रही थी। सफ़िया बेगम बी जान इसकी हिचकिचाहट का मतलब समझती थी, तभी मुस्कुराते हुए ज़ैन अहमद न्याजी को वहाँ से जाने का इशारा किया। वो कंफ्यूज बैठे लारूश पर एक भरपूर निगाह डालकर वहाँ से निकलता गया। उफ, थैंक गॉड बी जान, आपने मेरी मुश्किल आसान की है। तोबा पूरे हलाक को हान है, इनके सामने तो इंसान लब भी नहीं हिला सकता। अफसोस से गर्दन हिलाते हुए इसने इन्हें इत्तला दी। सफ़िया बेगम की नज़र दरवाजे पर खड़े ज़ैन अहमद पर पड़ी, जो चेहरे पर सुर्खी लिए अपने लिए इसके अल्फाज सुन रहा था। इन्होंने नॉन स्टॉप बोलती लारूश से नज़र बचाकर अपनी मुस्कुराहट रोकी, जबकि वो अब कह रही थी, हाँ तो मैं ये बता रही हूँ कि मेरे टेस्ट हो रहे थे बीजान, और पिछले 1 हफ्ते से इस सिलसिले में ये मोहतरमा रोज़ाना 5 घंटे मेरे दिमाग की लस्सी बनाती हैं। बस इसी वजह से मुझे टाइम नहीं मिला और मैं आपके पास नहीं आ पाती। हाथों को अफसोस से मलते हुए वो मस्कीनियत से बोली, और सफ़िया बेगम खिलकर हंसी जब इनको यूँ मुस्कुराने पर ज़ैन अहमद ने खुफ्तगी से इन्हें देखा। बेड के साइड टेबल पर रखी वो अपनी गाड़ी की कीज़ लेने पलटा था, मगर लारूश के बाआवाज़ बुलंद तबसरे सुनकर वहीं रुक गया। लारूश की इसकी जानिब पूछती, इसलिए वो सुकून से बीजान को अपने मसले बता रही थी। ठीक है, कुछ इलाज करते हैं उनका मेरी जान, आप फ़िक्र मत करें। वो मायनी खेजी से मुस्कुराती हुई ज़ैन को चढ़ाने के लिए बोली।
अरे करना क्या है, बस किसी चुड़ैल से इनकी शादी करा दें, वो खुद ही सुधर जाएंगी। इनको वैसे भी इनके साथ कोई चुड़ैल ही सूट करेगी। किसी लड़की से हो कि ना इनकी शादी, तो बस इस बेचारी का तो अल्लाह ही हाफिज़ है। पेट पर हाथ रखकर हंसते हुए इन्हें अनोखे मशवरों से नवाज रही थी। और सफ़ीहा बेगम ने भी कहका लगाया, जबकि दहलीज पर खड़े ज़ैन अहमद खुद को जब्त की हदों पर था। ओ, इसने कुछ याद आने पर अपने सर पर हाथ फेरा। मैंने आपके लिए शीर कौरमा लाई हूँ, 1 मिनट अभी लेकर आती हूँ। वो झट खड़ी हुई, जैसे ही पलटी सामने खड़े ज़ैन को देखकर इसका ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का नीचे ही रह गया। चेहरा पर में लट्ठे की माने पड़ा। उस बेचारी का तो पता नहीं, लेकिन अब अल्लाह ही हाफिज़ है। मुस्कुराते लहजे में सफ़िया ने बुलंद आवाज़ में कहा। इसने मन मनाती हुई सफ़िया बेगम को मुल्तजाई नज़रों से देखा। टांगें बाकायदा लर्जा रही थी। तभी वो चलते हुए इस तक आया, एक तेज़ निगाह इस पर डाली और साइड टेबल से कीज़ उठाकर वहाँ से निकलता बना। और वो बेड पर सफ़िया बेगम के पास बेदम सी गिर गई। ये फ़ाउल है बी जान, इन्हें खुफ्तगी से देखते हुए परेशानी से बोली और वो बेसाख्ता मुस्कुराईं। कॉलेज ग्राउंड में सिगी बीच पर सिंगल बेंच पर बैठी वो मुंह में च्युइंगम चबाते हुए टांगें हिला रही थी। इसे राना और मरियम का इंतज़ार था, जो फ्री होते ही इसके पास आने वाली थी। वो अपने आप में मगन ग्राउंड में चलते फिरते स्टूडेंट्स को देख रही थी कि अचानक एक बारी मर्दाना आवाज़ पर चौंक उठी। क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? बेंच के दूसरे किनारे पर बैठने की इजाज़त मांगी। लरूश ने एक सर्द निगाह इस लड़के पर डाली। सावली रंगत मगर गज़ब की हाइट और दिलकश नकूश लिए वो इस दिन कैंटीन वाला लड़का था। इसने बेदिली से कंधा चाहते जैसे कह रही हो बैठो या ना बैठो मुझे क्या, इसके इस अंदाज पर मुँह मुस्कुराते हुए इससे ज़रा फासले पर बैठ गया। इसके बैठते ही एक झटके से उठी और वहाँ से जाने को कदम बढ़ाने लगी। इसे यूं उकता देकर वो खुद भी उठ खड़ा हुआ। अरे रुकिए तो सही मिस, हेलो मिस, मेरी बात तो सुनिए। इसके हम कदम होते वो दिलकश लहजे में बोला। लरूश ने बमुश्किल अपने उबलते गुस्से को काबू किया। इसे इस ब्लैक मैन की मुस्कुराहट एक आंख ना भाती थी। आपसे बात करने के लिए तो मैं वहाँ बैठने आया था और आप जा रही हैं, पुरतकल्लुफ़ अंदाज में बोला। क्यों, किस लिए सुनो आपकी बात? इंतहाई सर्द लहजे में इसने गुजारिश का जवाब दिया। ज़रूरी तो नहीं कि बात करने के लिए कोई वजह हो। महज़ब अंदाज में बोलता वो यकीनन लरूश न्याज़ी को मुतासिर करने की कोशिश कर रहा था। हेलो मिस्टर, मैं हेरे ऐरे गहरे से बात नहीं करती और बिना किसी सो कोड तो बिल्कुल भी नहीं, इसलिए बेहतर होगा अपना रास्ता नापो। खुरदरे लहजे में बोलती वो इसको तंजील कर गई। मुअज़्ज़िज़ हमदानी ने ज़ब्त से लब नीचे और फिर खुद पर काबू पाते ज़बरदस्ती अपने लबों पर मुस्कुराहट सजाई। अजनबियत ख़त्म करने के लिए रतूब बढ़ाने पड़ते हैं मिस, आप एक बार तो सोच कर तो देखिए। मुझसे बात करके यकीनन आपको अच्छा लगेगा। अच्छा, बड़ा गुरूर है तुम्हें खुद पर। तमस्खाना नज़रों से इसे देखते हुए लरूश ने इस पर चोट की। इसे गुरूर नहीं, खुद शनाख्ती कहते हैं मैडम। वो दिलकशी से मुस्कुराया। मैं मुअज़्ज़िज़ हमदानी आपसे फ्रेंडशिप करना चाहता हूँ, बनाना चाहता हूँ। आप मेरी दोस्त बनेंगी? अपनी बारी हाथ इसकी तरह बढ़ाते हुए कहा। मैं लरूश शहरोज़ न्याज़ी तुम्हें वाज़ेह लफ्ज़ों में इनकार करती हूँ और मुझे तुम्हारी फ्रेंड नहीं बनना, बिकॉज़ तुम जैसे ऑफर लिफंगर मेरे पास फालतू टाइम नहीं। सो आइंदा मुझे इस किस्म की चीप बात करने के लिए मेरे रास्ते में मत आना, और मेरा टाइम बहुत कीमती है। मैं इसे तुम जैसे फ्लर्ट इंसान के फजूल बातों में वेस्ट नहीं करते, समझे तुम मिस्टर? शहादत की उंगली से वार्न करते इसे दूर चले गई। मोएज़ ने सुलगती नज़रों से लम्हा ब लम्हा दूर जाती लरूश न्याज़ी को देखा। ये इसकी ज़िंदगी में आने वाली पहली लड़की थी जिसने इसे इनकार किया, वरना इसने लड़कियों को अपने आगे पीछे घूमते ही देखा था। बहुत गलत किया तुमने मिस नकचड़ी, गुस्से से इसके बारे में सोचता वो आग बगोला हो रहा था। तो चलिए फिर इस नावल का अख्ताम यहाँ पे करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। टेक